नमस्कार, मैं अभिजीत शर्मा उज्जैन आज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं शहर की कुछ गतिविधियों पर। ब्लैक फंगस के करीब 55 मरीजों को एम्फोटेरिसिन बी लिपिड कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन लगने के बाद तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है। हालांकि आला अधिकारी ऐसी किसी भी घटना से इनकार कर रहे हैं। उज्जैन संभाग स्तरीय जिला चिकित्सालय की बड़ी लापरवाही से देर रात हड़कंप मच गया। यहां देर रात करीब 11 बजे अस्पताल से मीडिया को सूचना मिली कि अस्पताल में भर्ती ब्लैक फंगस के 55 मरीजों को एक साथ उल्टी, बेचैनी, घबराहट व हार्ट बीट तेज चल रही है। कोई डॉक्टर देखने वाला नहीं है। मौके पर पहुंचे मीडिया कर्मी ने मरीजों व उनके परिजनों से हाल जाना तो मामला बहुत गंभीर नजर आया। उल्टी करते हुए, घबराते हुए मरीजों को मीडिया ने कैमरे में कैद कर अस्पताल प्रबंधन की पोल खोली और मरीज व परिजन से स्थिति को जाना, जिसमें सामने आया कि इंजेक्शन की कंपनी बदलने के कारण यह स्थिति बनी। अब तक लगे 4 इंजेक्शन से आराम था, लेकिन 5वें एम्फोटेरिसिन बी लिपिड कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन की वजह से बिगड़ी हालत, जिसने मरने जैसी स्थिति कर दी। अस्पताल स्टाफ भी मौके पर मीडिया कैमरे को देख सामने नहीं आए। उसमें इंजेक्शन लगाने के 2 मिनट बाद ही पूरे शरीर में घबराहट और बेचैनी होने लगी, धक धक करने लगा पूरा, मतलब ऐसा हो रहा कि उल्टी होगी या अभी बेहोश हो जाऊंगा। यहाँ पर लगभग सभी पेशेंटों की तबीयत खराब हो गई। हाँ, वो इंजेक्शन की कंपनी चेंज होने के कारण ऐसा बता रहे हैं। नहीं, वहाँ पर हम गए थे, नर्स ने बोला है इसकी कंपनी चेंज है। अभी भी पेट दर्द हो रहा है और ठंड लग रही है हल्की। हाँ सर, इंजेक्शन लगे थे। कल तक जो इंजेक्शन लग रहे थे वो बेस्ट थे, यहाँ का सर्विस भी बेस्ट थी, मगर आज जो इंजेक्शन लगाए उसमें थोड़ी देर बाद मतलब धुंधली चढ़ी, ठंड लगी बहुत देर तक और बुखार चढ़ा और बहुत से लोगों को उल्टी भी हुई थी। वो जो रोज लग रहा है ना, उसमें 5-5 इंजेक्शन लगते हैं। वो इंजेक्शन आप कल लगाए तो उसके 25-30 मिनट बाद सबको रिएक्शन हो गया। इधर मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महावीर खंडेलवाल ने इसका खंडन किया है। उनके अनुसार ब्लैक फंगस वार्ड में कुछ मरीजों को इंजेक्शन लगाने से मरीजों को कोई भी दुष्प्रभाव नहीं हुआ है। कुछ इस तरह के भ्रामक प्रचार हो रहा है कि ब्लैक फंगस वार्ड में कल इंजेक्शन लगने से सभी मरीजों को रिएक्शन हुआ या किसी तरह की परेशानी हुई, पर मैं स्वयं अभी पूरा ब्लैक फंगस वार्ड का राउंड लेके आया हूँ। सभी मरीज अच्छे सुरक्षित हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई और सभी का उपचार चल रहा है। इस तरह का भ्रामक प्रचार का मैं खंडन करता हूँ। शहर में एक नाबालिग युवती के साथ रेप की घटना का मामला सामने आया है। शहर में एक नाबालिग युवती के साथ रेप की घटना का मामला सामने आया है। दरअसल आरोपी और फरियादी दोनों ही इंदौर निवासी हैं। आरोपी लड़का युवती को उज्जैन घुमाने के लिए अपने साथ लाया था। यही नहीं, युवती के साथ उसका छोटा भाई भी था मौजूद। आरोपी ने एक होटल में ले जाकर बलात्कार जैसी संगीन घटना को अंजाम दिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब पुलिस को निजी होटल में देह व्यापार चलने की खबर मिली और पुलिस ने 2 पुरुष, 2 युवती व एक बच्चे को पकड़ा। एसपी अमरेंद्र सिंह ने भी मामले में अनैतिक व्यापार की कार्यवाही की बात कही थी, लेकिन पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो मामला 376 का निकला। क्या है पूरा मामला, आइए देखिए। जी हां, थाना प्रभारी पृथ्वी सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी युवती नाबालिग है। युवती की मां के मुंह बोले भाई के दोस्त मोहम्मद मुजर अली उर्फ शोहेब निवासी माणिक बाग इंदौर युवती को घुमाने उज्जैन लेकर आया। युवती के साथ उसका छोटा भाई भी मौजूद था। उज्जैन पहुंचते ही थाना देवास गेट के माल गोदाम के सामने ब्राइटलैंड होटल में नाश्ता कराने के बाद यह कहकर शोहेब युवती और उसके भाई को ले गया, जिसके बाद युवती के भाई को पैसे देकर सामान खरीदने के लिए भेज दिया और शोहेब नाबालिग युवती को जबरदस्ती कमरे में ले गया और जबरन बलात्कार किया और किसी को भी बात बताने पर जान से मारने की धमकी देने की बात कही, जिस पर युवती ने धीरे से मां को फोन लगा दिया और उज्जैन बुलाया, जिसके बाद मां और बेटी सहित छोटे भाई ने देवास गेट थाने पहुंचकर आरोपी शोएब के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। यहां आपको बता दें, कुछ एक दिन पहले ही थाना देवास गेट में संचालित एक निजी होटल से देह व्यापार का मामला
सामने आने की खबर मिली थी, जिसमें कोतवाली थाना क्षेत्र की सीएसपी को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि इंदौर का एक युवक व अन्य होटल में सेक्स रैकेट के कारोबार को विगत कई दिनों से अंजाम दे रहे हैं। पुख्ता जानकारी पर दबिश दी गई तो 2 युवतियां, 2 पुरुष व एक कम उम्र का बच्चा साथ में पकड़ाया, जिन्हें पुलिस टीम कोतवाली थाने ले जाकर पूछताछ की। संदिग्ध हालत में मिलने की सूचना की पुष्टि एसपी अमरेंद्र सिंह ने की थी, जिसके बाद ये नया मोड़ आया है। थाना देवास गेट के अंतर्गत माल गोदाम के सामने ब्राइट लैंड करके एक होटल है, जिसमें कल ये सूचना मिली थी कि कोई लड़की को लेके आया है। चेकिंग के दौरान जब गए तो एक नाबालिग अवयस्क लड़की और उसका भाई वहाँ पर हमें मिले और उनके द्वारा पता लगा कि आरोपी जो शोएब करके है, ये इंदौर से उनको घुमाने के बहाने लाया था और उसके बाद उन्होंने होटल में नाश्ता करने के नाम से रुका और उसके बाद उसके छोटा भाई जो था लगभग 8 साल का, उसको वो नाश्ता करने के लिए देने के लिए उसने बाहर भेज दिया और कमरे में जांच की उसके साथ। सूचना मिलने पर हम लोग गए और उसको पकड़कर यहाँ मुकदमा कायम किया है। हर सप्ताह 20% मुनाफा कमाने के लालच में फंसे आंजना समाज के करीब 100 लोगों से 20 करोड़ रुपए की ठगी कर दंपत्ति फरार हो गए। मात्र कुछ माह में करोड़पति बनाने का झांसा देकर एक दंपत्ति ने आंजना समाज के 100 लोगों को करीब 20 करोड़ रुपए की चपत लगा दी। ठगी के बाद फरार आरोपी को बचाने के लिए उसके वकील भाई ने गुमशुदगी दर्ज करवा दी। समाज के ही युवक के हाथों ठगी का शिकार हुए पीड़ितों ने पहले रकम वापसी के प्रयास किए। उम्मीद खत्म होने पर 5 लोगों ने नानाखेड़ा थाने में पूरे परिवार के खिलाफ शिकायत कर दी। पुलिस के मुताबिक मालनवासा निवासी आनंद भटोल, उसकी पत्नी कविता, भाई वकील धर्मेंद्र व पिता मांगीलाल के खिलाफ हाल ही में बसंत विहार के मनीष आंजना, अमन व ओम प्रकाश ने 65 लाख रुपए ठगने की शिकायत की। मामले में 5 अन्य लोगों ने भी आनंद और कविता पर 2 करोड़ रुपए हड़प कर भागने का आरोप लगाया। मामले में पुलिस ने खोजबीन की तो पता चला आनंद आंजना समाज का है और वो अपने ही समाज के करीब 100 लोगों को 20 करोड़ से अधिक की चपत लगाकर फरवरी में फरार हुआ है। उसके लापता होने पर भाई धर्मेंद्र ने नागझीरी थाने में गुमशुदगी भी दर्ज करवा रखी है। आंजना समाज ने पहले तो धीरे धीरे स्तर पर देना चालू करा, फिर जब विश्वास जीता इसने तो लोगों ने फिर करोड़ों लाखों रुपए से देना चालू करा, क्योंकि आंजना समाज उज्जैन जिले में बड़ा संपन्न समाज है। इसलिए अपनी दोनों टाइम की फसलें 6-6 महीने की 2 फसलें देती है, गेहूं सोयाबीन के बेचकर इनको पैसा दिया और ये विश्वास जीतते आज ये 60 करोड़ की ठगी कर ये भाग चुका। पुलिस को जांच में पता चला आनंद ने समाजजनों को बताया वो अनाज मंडी व्यापारियों के क्रेडिट कार्ड का काम करता है। इसमें बड़ा फायदा बताते हुए झांसा दिया कि उसके साथ धंधे में रकम लगाने पर 20% प्रति सप्ताह लाभ देगा और मूल रकम जस की तस रहेगी। दिसंबर 2020 से लोगों ने उसे रुपए देना शुरू किए। शुरू में 1 लाख देने वाले को 20,000 रुपए देने लगा तो दूसरे भी फंसते गए। फरवरी 2021 तक 20 करोड़ से अधिक राशि एकत्रित होते ही वो अपनी पत्नी के साथ भाग गया। कि कोई आनंद भटोल नाम का व्यक्ति है जिसने लोगों से, आंजना समाज के कुछ व्यक्तियों से उनको बताया कि वो क्रेडिट का काम करता है और वो 1 लाख रुपए के हर हफ्ते 20,000 रुपये देगा, उससे लोगों को मुनाफा होगा। इस प्रकार उसने मनीष आंजना के बताए मुताबिक कुछ लोग और भी हैं जिनके साथ उसने ये पैसे लेके, है ना, उनके साथ धोखाधड़ी की। उज्जैन के दुग्ध संघ से रिटायर्ड वृद्ध ने 2 दिन पहले संभागायुक्त एडीजी कार्यालय को ईमेल कर अपने आप को सीवीसी अधिकारी बताया और मिलने भी पहुंच गया। 15 जून को वृद्ध ने संभागायुक्त से मुलाकात की, जहां कलेक्टर भी मौजूद थे। 16 जून को वो एडीजी कार्यालय पहुंचा, जहां कर्मचारियों ने शंका होने पर उसे माधवनगर पुलिस के सुपुर्द किया। पुलिस को वृद्ध ने बताया कि घर में अकेला था, सोचा बड़े अधिकारियों से मुलाकात करूंगा तो रुतबा बढ़ेगा, इसलिए गलती कर बैठा। एएसपी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि एक वृद्ध स्वयं को केंद्रीय सतर्कता आयोग का सदस्य बताकर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कार्यालय से शोहरत हासिल करने के उद्देश्य से पहुंचा और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लोधा के अनुसार उक्त व्यक्ति एडीजी से मिलना चाह रहा था। थाने लाकर पूछताछ करने पर उसने अपना नाम प्रमोद कुमार मेहता, पिता विद्यानंद मेहता 65 वर्ष, निवासी ऋषिनगर मेन रोड बताया और कहा कि मैं केंद्रीय सतर्कता आयोग का सदस्य हूं।
वृद्ध प्रमोद मेहता ने पुलिस ने आयोग के कार्यालय व अन्य जानकारी मांगी तो उसने सच बोलना शुरू किया और कहा कि मैं दुग्ध संघ से रिटायर्ड हूं। 3 बेटियां हैं जिनकी बेंगलोर, दुबई और नोएडा में शादी हो चुकी है। पत्नी की मृत्यु के बाद घर में अकेला महसूस कर रहा था। 30 मई को बेंगलोर से उज्जैन लौटा और सोचा कि बड़े अधिकारियों से मुलाकात करेंगे तो रुतबा बढ़ेगा। इसी मकसद से 15 जून को संभागायुक्त संदीप यादव से मुलाकात करने पहुंचा। यहां कलेक्टर आशीष सिंह भी मौजूद थे। दूसरे दिन एडीजी योगेश देशमुख से मिलने उनके कार्यालय अपनी कार से पहुंच गया, लेकिन यहां कर्मचारियों को शंका हो गई और उन्होंने पुलिस के सुपुर्द कर दिया। को लेकर एक व्यक्ति के द्वारा यहाँ उज्जैन में कमिश्नर कार्यालय और हमारे आईजी सर का जो कार्यालय है वहाँ पर मेल के माध्यम से संपर्क किया कि वो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो कमीशन है उसका वो मेंबर है और वो मिलना चाहता है, ऑफिशियली मिलना चाहता है। इसके आधार पर उसने अपना पहले मेल किया और जब वो व्यक्ति आया तो जब वहाँ पे जो लोग थे उनसे जब बातचीत हुई तो जो प्राइमा फेसी उसका जो बोलचाल थी, जो हाव भाव थे, उससे थोड़ा कुछ संदेह उत्पन्न हुआ। चूँकि थोड़ा संदेह उत्पन्न हुआ तो उसकी सूचना कार्यालय से यहाँ थाना माधवनगर पुलिस को दी गई। माधवनगर थाने का टीआई और उनकी जो पूरी टीम है वो मौके पर पहुँचे और मौके पर पहुँच कर के जब उससे पूछताछ की गई कि अपना जो नाम है, उसके बाद पहचान, कहाँ काम करते हैं, बहुत सारी जो एक पुलिसिंग के पॉइंट्स ऑफ व्यू से जब पूछताछ की गई तो थोड़ी देर में सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई कि वो जो व्यक्ति था वो उसने अपने आप को प्रतिरूपण करते हुए, मतलब इम्पर्सोनेशन करते हुए, इसे एक सरकारी विभाग का आदमी बताते हुए अपनी शोहरत हासिल करने के लिए वरिष्ठ कार्यालय में संपर्क करने का प्रयास किया। इस पूरे उसमें जो व्यक्ति की पहचान कर ली गई है, ये उज्जैन ऋषिनगर के रहने वाला है। पहले गवर्नमेंट ऑफिस दुग्ध संघ वगैरह में नौकरी भी की है और काफ़ी समय से बेंगलोर में भी रह रहा था। अभी हाल में उसकी जो 1 महीना पहले जब पत्नी की डेथ हो गई तो वो यहाँ पे उज्जैन में आके रहने लगा। क्योंकि अकेला था तो उसको लगा कि हम कुछ कार्यालयों में जाके अपना संपर्क करते हैं, एक शोहरत हासिल करते हैं, और इसी उद्देश्य से गया था। तो पुलिस के द्वारा, माधवनगर पुलिस के द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया है। टीआई लोधा के अनुसार प्रमोद मेहता द्वारा मोबाइल एवं ईमेल आईडी से 15 जून को संभागायुक्त एवं 16 जून को आईजी उज्जैन को ईमेल कर अपना पदनाम सीवीसी का सदस्य होना बताकर मेल किया गया था, जिसकी कॉपी पीएमओ, एनएसए, कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी प्रेषित की गई थी। मेहता के विरुद्ध धारा 170, 419, 511 के तहत प्रकरण दर्ज कर नोटिस देकर छोड़ा गया है। लोकायुक्त ने कार्यवाही करते हुए कोरोना भत्ता के लिए 3000 रुपए की रिश्वत मांग रहे होमगार्ड कार्यालय के उप निरीक्षक को 500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। होमगार्ड कार्यालय में 500 रुपए की रिश्वत लेते हुए सहायक उप निरीक्षक जितेंद्र कुमार पांडे को लोकायुक्त की टीम ने गुरुवार को पकड़ा है। फरियादी राकेश जाट के पिता के निधन के बाद मिलने वाली संचित निधि व कोरोना भत्ता के 51,000 रुपये के भुगतान के एवज में सहायक उप निरीक्षक ने 3,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। बिलपांक थाना क्षेत्र के ढिकवा निवासी राकेश जाट के पिता नानालाल जाट होमगार्ड में लांस नायक थे। 28 फरवरी को उनका निधन हो गया था। संचित निधि व कोरोना भत्ते के भुगतान के एवज में सहायक उप निरीक्षक व लेखापाल पांडे ने 3,000 रुपये मांगे। राकेश ने 2,000 रुपये दे दिए थे। वहां उज्जैन पहुंचा व लोकायुक्त टीम को अवगत कराया। आपको बता दें कि राकेश ने पांडे को 500 रुपये दिए और शेष राशि 500 रुपये गुरुवार को देने की बात कही। पांडे को रंगे हाथों पकड़ते हुए डीएसपी वेदांत शर्मा के नेतृत्व में आई टीम ने हाथ धुलवाए व कार्यवाही पूर्ण की। यहाँ जो अकाउंटेंट का कार्य देख रहा है एएसआई एम जितेंद्र पांडे, उस व्यक्ति से वो भुगतान के संबंध में मिला तो उसने जो है उससे 3,000 रुपये की रिश्वत की मांग की और 2,000 रुपये उससे ले भी लिए। इसके उपरांत उस आवेदक ने जब शिकायत की तो हमने उसको तस्दीक कराया। तस्दीक करा के हमने आवेदक की आरोपी से आमने सामने बात कराई। बात कराने के समय भी जो है उसने आवेदक से 500 रुपये ले लिए। अब जो शेष 500 थे उसको ये तंग कर रहा था तो आवेदक को हमने आज अपने कार्यालय सुबह उज्जैन में बुलाया। 500 रुपये पर केमिकल लगाकर इसको दिया। हम आवेदक को लेके आए और उसको जो है जैसे ही आरोपी को 500 रुपये शेष राशि उसकी दी और तत्काल हमारी जो इस कार्यालय के आसपास टीम तैनात थी, जितेंद्र पांडे एएसआई एम को 500 रुपये आवेदक राकेश जाट से लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है।
कोरोना महामारी के चलते विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल मंदिर के पट श्रद्धालुओं के लिए बंद थे, जो 28 तारीख से खुलने जा रहे हैं, जिसकी ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई है। कोरोना संक्रमण होने के बाद तीनों लोकों के स्वामी भगवान महाकाल के दरबार भी भक्तों के लिए खुलने जा रहे हैं। 28 जून को महाकालेश्वर मंदिर भी भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। हालांकि ये बात अलग है कि अपनी आराध्या के दर्शन करने के लिए भक्तों को कोरोना संक्रमण आशंका की वजह से कई तरह की अग्नि परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। दरअसल भक्तों के लिए महाकाल मंदिर खोलने का निर्णय के साथ ही महाकाल मंदिर समिति ने दर्शन व्यवस्था के लिए नए नियम कायदे बना दिए गए हैं। इसके तहत भगवान महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए हर भक्तों को ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी। दर्शन के लिए ऑनलाइन बुकिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही भक्तों को दर्शन करने के लिए वैक्सीन लगवाने का प्रमाण पत्र भी साथ लाना होगा। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई उन लोगों को 24 से 48 घंटे पहले कोरोना नेगेटिव होने का प्रमाण पत्र लाना होगा। सुबह 6 से रात 8 बजे तक कुल 7 स्लॉट में भक्तों को दर्शन कराने की व्यवस्था रहेगी। इसके साथ ही महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह और नंदी हाल में दर्शनार्थियों का प्रवेश प्रतिबंध रहेगा। हालांकि महाकाल मंदिर परिसर स्थित सभी मंदिर दर्शन के लिए खुले रहेंगे। भस्म आरती और शयन आरती में सामान्य श्रद्धालु का प्रवेश प्रतिबंध रहेगा। यही नहीं, इस बार का श्रवण उत्सव भी स्थगित कर दिया गया है। 28 तारीख से बाबा महाकाल का मंदिर आम दर्शनार्थियों के लिए खोला जा रहा है और आप सभी को पता है कि कोरोना का संक्रमण निश्चित रूप से कम हुआ है, लेकिन अभी भी खतरा विद्यमान है। अभी भी केसेस जा रहे हैं और तीसरी लहर की आशंका भी लगातार जताई जा रही है। तो इसके लिए बहुत सावधानी के साथ में और सारी प्रिकॉशंस रखते हुए ही हम लोग मंदिर खोल रहे हैं। इसमें मुख्य बात ये रहेगी कि जो दर्शन है वो केवल प्री बुकिंग के माध्यम से ही रहेंगे। हम लोगों ने दिन भर में लगभग 3500 दर्शनार्थियों के दर्शन की व्यवस्था करी है, 2-2 घंटे के स्लॉट बना के 500-500 लोगों की। तो सभी से मैं अपील करूंगा कि कृपया प्री बुकिंग के माध्यम से ही आएँ। प्री बुकिंग की जो लिंक है वो ऐप के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से या फ़ोन से भी कराई जा सकती है। वो जानकारी आज हम प्रेस नोट के माध्यम से उपलब्ध करा देंगे। अगर स्लॉट खाली रहते हैं और कोई व्यक्ति यहाँ पर आ जाता है तो उसको भी प्री बुकिंग के माध्यम से हम लोग अंदर भेज सकते हैं, लेकिन स्लॉट खाली रहने की कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए सुविधा के लिए सब लोग स्वयं पहले ही प्री बुकिंग करा लें। दूसरा, मंदिर में भले ही आपकी प्री बुकिंग हो, लेकिन यहाँ पर आपका वैक्सीनेशन हुआ है या नहीं हुआ है ये भी देखा जाएगा। बिना वैक्सीनेशन की भले ही वो 1 डोज हो, लेकिन कम से कम 1 डोज जो है वैक्सीनेशन की आवश्यक होगी। उसके बिना मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। अगर किसी कारण से वैक्सीनेशन नहीं कोई करा पा रहा है या फिर कुछ लोगों को बीमारियां होती हैं, कुछ लोगों को और किसी कारण से वैक्सीनेशन नहीं हो पाता है, तो उनके लिए पिछले 48 घंटे की कम से कम एक नवीनतम रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव की होनी आवश्यक है। उसके बाद ही दर्शन दिए जाएंगे। तो प्री बुकिंग के साथ साथ या तो वैक्सीनेशन या 48 घंटे की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट का होना आवश्यक है। उसके आधार पर ही दर्शन जो है वो दिए जाएंगे। बाकी चाहे अंदर के मंदिर हों या फिर जो फूल माला की दुकानें हों, वो सारी भी हम लोग खोल रहे हैं। सारी व्यवस्थाएं जो है सामान्य ढंग से चलेंगी। बस कोरोना की गाइडलाइन का पालन हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, लोग जो आ रहे हैं वो स्वयं सुरक्षित रहें और दूसरों को संक्रमित न कर पाएँ। इन सारी चीज़ों के लिए व्यवस्थाएँ करी जा रही हैं। गर्भगृह और नंदी हॉल अभी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे और चाहे प्रोटोकॉल के लोग हों या फिर दूसरे लोग हों, सबको फर्स्ट बैरिकेडिंग से ही दर्शन करने होंगे। अभी नंदी हॉल और गर्भगृह पर प्रतिबंध रहेगा। स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी कर कहा है कि कोविड-19 की जांच में नेगेटिव आए व्यक्ति को अगर 15 दिन तक खांसी रहती है तो वो टीबी की जांच अवश्य कराएं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महावीर खंडेलवाल ने बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान ऐसे मरीज जो कोविड से ठीक हो चुके हैं या जो लक्षण युक्त हैं, उनकी RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव है। उन्हें यदि लगातार खांसी बुखार बना रहता हो या भूख नहीं लग रही है या रात्रि को पसीना आता है या वज़न कम हो रहा है तो उनको टीबी रोग भी हो सकता है। अतः ऐसे व्यक्ति अपने नज़दीकी स्वास्थ्य संस्था में बलगम या खकार की जांच अवश्य करवाएं, जिससे कि समय रहते टीबी रोग की पहचान हो सके एवं निःशुल्क उपचार प्रदान किया जा सके। इस संबंध में जिलाश्रय अधिकारी डॉक्टर सुनीता परमार ने बताया कि ऐसे रोगी बिना किसी संकोच के सामने आएं एवं एक्सरे बलगम की जांच करवाएं।
टीबी रोग का पता लगाकर समय पर टीबी का निःशुल्क उपचार प्राप्त करें। कोविड जिनको हुआ है तो वो पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, मतलब उनकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। तो ये माना जाता है कि टीबी का बैक्टीरिया या कोई भी इन्फेक्शन जो शरीर में रहता है उसको अवसर मिल जाता है हावी होने के लिए। तो जो कोविड के पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी डाउन हो गई है उनको टीबी हो सकती है और ज़्यादा ससेप्टिबल हैं वो। यदि उनको खांसी या बुखार या वजन कम या भूख नहीं लगने वाले सिम्टम है तो उनको बराबर स्पुटम की जांच टीबी के लिए आगे होकर करवाना। शहर में गंगा दशहरा पर्व को लेकर शिप्रा नदी का जल बदला गया है। उज्जैन में गंगा दशहरा पर्व बड़ी धूमधाम के साथ शिप्रा नदी रामघाट पर मनाया जा रहा है, जिसको लेकर शासन प्रशासन द्वारा श्रद्धालु की आस्था को देखते हुए शिप्रा नदी का ठहरा हुआ पानी को निकालकर शिप्रा नदी में नर्मदा नदी का पानी छोड़ा गया। गंगा दशहरा पर उज्जैन में 15 दिन तक मनाया जाता है, जिसमें शिप्रा नदी में विराजमान मां गंगा का पूजन, अभिषेक और विशेष श्रृंगार किया जाता है। पर्व को देखते हुए पंडित पुजारियों ने शासन प्रशासन से मांग की थी कि नदी का ठहरा हुआ पानी आचमन के लायक नहीं बचा है। ठहरे हुए पानी के कारण बदबू भी आ रही है, जिसको देखते हुए प्रशासन द्वारा पहले तो नदी का पानी खाली किया गया, उसके बाद नर्मदा नदी का पानी शिप्रा नदी में छोड़ा गया, जिससे श्रद्धालु को शिप्रा नदी में स्नान और आचमन करने में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। पानी छोड़ा गया और जो गंदा पानी था उसको बाहर निकाला गया और यहाँ पर गंगा दशहरा पर्व पर सभी श्रद्धालुजन इस पुण्य सलीला माँ शिप्रा में डुबकी लगाने और पर्व स्नान का महत्व है। यहाँ पर हजारों की संख्या में स्नान करने आते हैं श्रद्धालु जन महाकाल। क्या नाम है? सोमेश जोशी। अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस मनाया। अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज ने हरि फाटक ओवरब्रिज इंदौर रोड स्थित रोटरी पर विराजित झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ब्राह्मण वीरांगना को मालाएं अर्पण कर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके द्वारा दिए बलिदान को याद किया और ब्राह्मण समाज की महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से युवा ब्राह्मण समाज संस्थापक महेश पुजारी आदि उपस्थित थे। 18 जून झांसी की रानी का बलिदान दिवस मनाया जाता है देश भर में। उज्जैन नगर में भी हरिफाटक रोटरी के ऊपर झांसी की रानी की प्रतिमा लगी हुई है, स्थापित हुई है। अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज की मांग पर ही मूर्ति की यहाँ स्थापना नगर निगम द्वारा की गई। प्रतिवर्ष झांसी की रानी का हम बलिदान दिवस यहाँ मनाते हैं युवा ब्राह्मण समाज के तत्वाधान में। आज भी झांसी की रानी का बलिदान दिवस मनाया गया और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और देश में ब्राह्मण समाज की कन्या होने के कारण ब्राह्मण समाज से ये अपील की गई कि जिस प्रकार झांसी की रानी ने देश के लिए कुर्बानी दी है, ऐसा जब भी धर्म पे संकट हो, देश पे संकट हो, तो ब्राह्मण समाज की महिला आगे बढ़ चढ़कर भाग ले और झांसी की रानी जैसा अपना नाम करना। रामघाट पर शिप्रा नदी के तट पर गंगा दशहरा महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके चलते 21 लीटर आम रस से विशेष अभिषेक पूजन किया गया। सहस्त्र औदिच्य ब्राह्मण समाज द्वारा मां गंगा शिप्रा का प्रतीकात्मक रूप से नित्य अभिषेक पूजन किया जा रहा है। ज्योतिर्विद पंडित अजय व्यास ने बताया कि सहस्त्र औदिच्य ब्राह्मण समाज द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी उत्सव मनाया जा रहा है। गंगा शिप्रा तीर्थ के बिना भारत की संस्कृति अधूरी मानी गई, किंतु 2 वर्ष से कोरोना महामारी संक्रमण के कारण धार्मिक आस्था अखंडता भावनाओं के अंतर्गत सांकेतिक रूप से पूजन कर रहे हैं। इस वर्ष भी 15 दिनों तक मनाए जाने वाले उत्सव में प्रातःकाल भगवती गंगा शिप्रा माता का अभिषेक आरती पूजन संध्या काल में हो रहा है। मां गंगा शिप्रा का अभिषेक पूजन प्रतिपदा से आरंभ होकर पूर्णिमा तक रोजाना किया जा रहा है, जिसमें आज 11 ब्राह्मणों द्वारा 21 लीटर आम रस से मां शिप्रा गंगा का अभिषेक पूजन किया गया।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महावीर खंडेलवाल की अध्यक्षता में चरक अस्पताल स्थित सीएमएचओ कक्ष में पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत जिला सलाहकार समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महावीर खंडेलवाल के अलावा डॉक्टर अंबुज अग्रवाल, डॉक्टर SL भिलवाल, डॉक्टर अनीता भिलवाल, RK नीना, डॉक्टर संगीता पलसानिया आदि उपस्थित थे। बैठक में 2 नवीन आवेदन, 5 नवीनीकरण एवं 8 संशोधन के प्रकरण रखे गए थे। समिति के सदस्यों ने तराना के डॉक्टर अनिल पलोड़ सहज सोनोग्राफी के नवीनीकरण में उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण पर स्टे ऑर्डर की पूरी रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु कहा गया है। इसी के तहत आदिगाड़ी कॉलेज ग्राम पुरासा के डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा की सोनोग्राफी मशीनों के नवीनीकरण किए जाने पर समिति ने अनुशंसा की है। जिला सलाहकार समिति की बैठक में पुष्पा मिशन अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन स्थापित करने के आवेदन पर नवीनीकरण किया जाना उचित होने पर अनुशंसा की गई है। इसी के तहत बैठक में 8 प्रकरण सोनोग्राफी के संशोधन आवेदन प्राप्त हुए थे। प्राप्त 8 संशोधित आवेदन पत्रों को सोनोग्राफी मशीन स्थापित करने की अनुशंसा की गई। इसके पूर्व संबंधित चिकित्सकों के द्वारा स्थापित किए जाने वाली सोनोग्राफी मशीन के स्थल एवं अस्पताल का निरीक्षण चिकित्सकों एवं दल के द्वारा किया गया। इसी के आधार पर बैठक में समिति के सदस्य ने अनुशंसा की है। नहीं, ये हमारी रेगुलर PCPNDT की मीटिंग होती है, क्योंकि ये PCPNDT से संबंधित सभी प्रकरण टाइम बाउंड हमें वो क्लियर अप करना पड़ते हैं। तो हर महीने जितनी एप्लीकेशन आती है उसकी गुणवत्ता पर विचार करके जो सही होता है उसको स्वीकृत किया जाता है और जिसमें कोई ऑब्जेक्शन आता है उसको पुनः संशोधन के लिए संबंधितों को भेजा जाता है। गर्ल चाइल्ड का जो रेशियो है वो इससे प्रभावित होता है? नहीं, ये तो ऑलरेडी गर्ल्स और बॉयज़ वाला भ्रूण परीक्षण तो होता ही नहीं। ये तो सोनोग्राफी का लाइसेंस लेने के टाइम पर ही इसका। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।